चलिए हम देखते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 12 के 5 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिया। इसमें हम देखेंगे समाज के बारे में उनकी समझ, लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक देखेंगे। तो महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों तथा तीर्थ यात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की है। और वे जो किसी नए स्थान पर आते हैं अथवा बस जाते हैं, निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को समझ पाते हैं जो भूदृश्य या भौतिक परिवेश के संदर्भ में और साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्था तथा व्यवहार में भिन्न होती है। इनमें से कुछ इन भिन्नताओं के अनुरूप ढल जाते हैं और अन्य जो कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख लेते हैं, जिनसे असामान्य तथा उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। दुर्भाग्य से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत लगभग न के बराबर है। हालांकि हम यह जानते हैं कि वे भी यात्राएं करती थी। सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ दरबारी की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जबकि अन्य धार्मिक विषयों या स्थापत्य के तत्वों और स्मारकों पर केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में विजयपुर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक हेरात से आए एक राजनयिक अबुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। कई बार यात्री इन सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाते। और उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे और अपनी टिप्पणियां दर्ज करते थे। इनमें से कुछ अपने ही देश की लोकप्रिय प्रथाओं तथा जनवर्ताओं और परंपराओं को समझना चाहते थे। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरणों के अध्याय से किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांत पर ध्यान देंगे। अल बरूनी जो 11वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान आया था, और इब्न बतूता जो 14वीं शताब्दी में और मोरक्को से, तथा फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर जो 17वीं शताब्दी में आया था। यहाँ एक चित्र है नारियल। कई यात्रियों ने, यह नारियल के चित्र है, और कई यात्रियों ने नारियल तथा पान जैसी चीजों को असामान्य माना है। पूरी तरह से भिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये लेखक दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे और देशज लेखकों के लिए ये कभी विषय सामान्य थे जो वृत्तांतों में दर्ज करने योग्य नहीं थे। नजरिए में यही भिन्नताएं ही यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। और ये यात्री किसके लिए लिखते थे, जैसा कि हम देखेंगे, और इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग दृष्टांतों से अलग था, ये भी देखेंगे। तो पहले साइड वाला देखें, अल बरूनी के उद्देश्य देखें तो अल बरूनी ने अपने कार्य का वर्णन इस प्रकार किया है। उन लोगों के लिए सहायक जो उनसे यानी हिंदुओं धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबंध होना चाहते हैं। तो देखते हैं अल बरूनी तथा किताब उल हिंद देखें तो इसमें देखेंगे हम ख्वारिज्म से पंजाब तक। तो अल बरूनी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में सन 973 में हुआ था। और ख्वारिज्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल बरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। और वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल थे। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था, जिन्हें उनसे अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। और सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। अल बरूनी भी उनमें से एक था और वह बंधक के रूप में
गजनी आया था, पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 17 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया। गजनी में ही अलबर्नी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई और यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। अलबर्नी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। उसके लिखने के समय या वृत्तांत वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे और ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैली क्षेत्रों में संबंधित थी और इसलिए हालांकि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अलबर्नी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, भारत से बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके हैं। मापतंत्र विज्ञान मापने के विज्ञान से संबंध रखता है। मापतंत्र हिंदू, यहाँ देखें तो हिंदू शब्द लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाली एक प्राचीन फारसी शब्द है, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था और वहीं से निकला था। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा और कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषाओं को हिंदवी का नाम दिया और इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था और इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बाद की बात है। तो इसमें हम फिर देखते हैं किताब उल हिंद देखें तो अरबी में लिखी गई अल बरूनी की किताब में अरबी में लिखी गई अल बरूनी की कृति किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है और सामान्यतः यानी हालांकि हमेशा नहीं, सामान्यतः अल बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया जिसमें आरंभ में एक नया प्रश्न होता है, फिर संस्कृतिवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। और आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना जो अपनी स्पष्टता तथा पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय है का एक मुख्य कारण अल बरूनी का गणित की ओर झुकाव था और अल बरूनी जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, क्या उसने संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। वह संस्कृति, पाली तथा प्राकृतिक ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरों से परिचित था और इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां सभी शामिल थे, पर साथ ही इन ग्रंथों की रचना सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उनमें सुधार करना चाहता था। यहाँ एक तस्वीर है 13वीं शताब्दी की अरबी पांडुलिपि का एक चित्र जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस के राजनेता एवं कवि सोलोन को विद्यार्थी को संबोधित करते हुए दिखाया गया है और सोलोन एवं उनके विद्यार्थी के कपड़े को हम ध्यान से देख सकते हैं। फिर यहाँ एक साइड वाला देखते हैं तो घोंसले से निकला पक्षी, यह रिहला से लिया गया एक उदाहरण है और अपने जन्म स्थान तेजियर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ और मैं अकेला ही निकल पड़ा।
बिना किसी साथी यात्री या करवा के जिसकी टोली में मैं शामिल हो सकूं, और लेकिन अपने अंदर एक अधीर प्रभावी आवेग और इन प्रसिद्ध पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा जो लंबे समय से मेरे अंतःकरण में थी से प्रभावित होकर, इसलिए मैंने अपने प्रियजनों को वो छोड़ जाने के निश्चय को ढूंढ किया और अपने घर को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष की थी और इब्न बतूता 1354 में घर वापस पहुंचा और अपनी यात्रा आरंभ करने के लगभग 30 वर्ष बाद। तो देखते हैं इब्न बतूता का रिहला देखते हैं। इसमें एक आरंभिक विश्व यात्री देखेंगे। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, उसमें हुआ था। और अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल की और अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभवों को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था और वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया और 1332 से 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा और उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षण के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उससे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, पर फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर लिया गया। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया और 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मलाबार तट की ओर बढ़ा और मलाबार से वह मालदीप गया, जहां वह 18 महीने तक काजी के पद पर रहा। अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मलाबार तट तथा मालदीप गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीन बंदरगाह नगर जायतून गया, यानी जो आज क्वानझू के नाम से जाना जाता है, वहाँ गया था। और उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और वह बीजिंग तक गया, लेकिन वहाँ लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिनसे 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन यानी भारत की यात्रा की थी, भारत की भी की थी, और इसके वृत्तांत से की जाती है और उसकी ये वृत्तांत से की जाती है। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलतापूर्वक दर्ज किया। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था और जब आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन तथा जोखिम भरा कार्य था। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 4
42 वर्ष सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40 और जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। यात्रा करना अधिक असुरक्षित भी था और इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूह द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे और यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरों को रोका नहीं जा सकता। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ और उसके कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे, जिनमें इब्न बतूता भी शामिल था, बुरी तरह से घायल हो चुके थे। यहाँ एकांकी यात्रा एक है, तो लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे। यात्री गृहातुर हो सकता था और बीमार भी हो सकता था। यह रिहला से लिया गया एक उदाहरण है। मुझे ज्वर ने पकड़ लिया था और मैंने, इब्न बतूता अपने लिखता है वृतांत में कि मुझे ज्वर से जकड़ लिया गया और मेरे अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के पकड़े को जीन से बांध लिया और अंततः हम ट्यूनिस शहर पहुँचे और वहाँ के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर ओर एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरा अनुवादन नहीं किया, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं जिससे मेरा परिचय हो। और अपने एकाकीपन से मैं इतना उदास हुआ कि उसकी आंखें में आए आंसुओं को रोक नहीं पाया और बहुत रोया। पर एक तीर्थयात्री मेरी कुंठा का कारण जानकर मेरे पास आया और अभिवादन किया था। यहाँ मानचित्र दिया गया है। अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब में इब्न बतूता द्वारा भ्रमण किए गए स्थान हैं और कई जगहों के नाम उस तरह से लिखे गए हैं जिस तरह से इब्न बतूता उन्हें जानता होगा। फिर हम देखते हैं इसमें जिज्ञासुओं का उपभोग देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा है कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था जिसने उत्तर पश्चिम अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग यानी हो सकता है वह रूस भी गया हो, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की थी। और जब वह वापस आया तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। यहाँ एक शिक्षा का मनोरंजन है। इब्न बतूता, जिससे इन बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, अपनी प्रस्तावना में लिखा था वो राजा के द्वारा एक सालीन निर्देश दिया गया कि वे यानी इब्न बतूता अपनी यात्रा में देखे गए शहरों का तथा अपनी स्मृति में बैठी गई रोचक घटनाओं का एक वृतांत लिखवाए और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से जिनसे वे मिले उनके महान साहित्यकारों के साथ उनके धर्मनिष्ठ संतों के विषय में बताए। और तदनुसार उन्होंने इन सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाया जिससे ने मस्तिष्क को मनोरंजन तथा कान और आंख को प्रसन्न किया। साथ ही उन्होंने कई प्रकार का साधारण विवरण जिनके प्रतिपादन से लाभप्रद उपदेश मिलते हैं और दिए गए असाधारण चीज़ों के बारे में बताया जिनके संदर्भ में अभिरुचि जगी। फिर इब्न बतूता के पद चिन्हों पर देखते हैं। 1400 से 1800 के बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृत्तांत लिखे। उसी समय भारत में आए एशिया, ईरान तथा ओटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वाले में भी कभी कभी अपने अनुभव लिखे और इन लेखकों ने अल-बरूनी और इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किया। इनमें से कुछ ने इन पूर्ववर्ती लेखों को पढ़ा भी था और इनमें से सबसे प्रसिद्ध लेखकों में थे अब्दुर रज्जाक समरकंदी, जिसने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी, और महमूद वली बल्खी, जिसने 1620 में 20 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थी, तथा शेख अली हाजिन जो 1714 के दशक में
उत्तर भारत आया था, ये शामिल है। और इनमें से कुछ लेखक भारत में समूहित थे और यहाँ तक कि उनमें से एक महमूद बल्कि तो कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गया था। और कुछ अन्य जैसे कि हाजिन भारत से निराश हुए और यहाँ तक कि घृणा भी करने लगे। वे भारत में अपने लिए एक उत्सवीय स्वागत की आशा कर रहे थे। उनमें से अधिकांश ने अधिकांश भारत को अचंभों के देश के रूप में देखा था। यह है तस्वीर 18वीं शताब्दी का एक चित्र जिसमें यात्रियों को आग के आसपास इकट्ठा हुआ दिखाया गया है। फिर देखते हैं हम फ्रांसवा वर्नियर, एक विशेष चिकित्सक देखते हैं। तो लगभग 1500 ईस्वी में भारत पर पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाज तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। उनमें से कुछ चुनिंदा लोग जैसे जेसुइट रॉबर्टो और नोबिली ने भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित किया। और सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में से एक नाम दुआर्ते बरबोसा का है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी और उनमें से एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जोहरी बेप्टिस्ट टेवर्नियर का था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थिति से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान के ऑटोमन साम्राज्य से की। इनमें से कई यात्री जैसे इतालवी चिकित्सक मनुकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा वर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। कई और लोगों की तरह ही वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। वह 1656 से 1868 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुगल दरबार से नजदीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के आए अर्मेनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में। यहाँ एक चित्र है 17वीं शताब्दी के एक चित्र में वर्नियर को यूरोपीय पोशाक के रूप में दर्शाया गया है। फिर देखते हैं पूर्व और पश्चिम की तुलना देखते हैं। तो वर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे। वह सामान्यतः भारत में जो देखा उसी की तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था और उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 14 को समर्पित किया था और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में वर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया और जैसा कि हम देखेंगे उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था। फिर भी वह उसके कार्य प्रकाशित हुए तो वर्नियर के वृत्तांत अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। वर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 से 71 में प्रकाशित हुए थे और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इतालवी भाषाओं में इनका अनुवाद हो गया। 1670 और 1725 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था और 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित हुआ और यह अरबी और फारसी वृत्तांतों जिनका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था और जो 1800 से पहले सामान्यतः प्रकाशित नहीं होते थे के पूरी तरह विपरीत थे। यहाँ मुगल सेना के साथ यात्रा देखें तो वर्नियर ने कई बार मुगल सेना के साथ यात्रा की। यहाँ सेना के कश्मीर कूच के संबंध में दिए गए विवरण से एक अंश है यहाँ पे दिया गया है। इसमें है इस देश की प्रथा के अनुसार मुझसे 2 अच्छे तुर्कमान घोड़े देखने की अपेक्षा की जाती थी
और मैंने अपने साथ एक शक्तिशाली फारसी ऊँट तथा चालक अपने घोड़े के लिए एक साइश, एक खानसामा तथा एक सेवक जो हाथ में या पानी का पात्र लेकर मेरे घोड़े के आगे चलता था भी रखता हूँ। और मुझे हर उपयोगी वस्तु वो भी दी गई, जैसे औसत आकार का एक तंबू, एक दरी, 4 बहुत कठोर एक हल्के बेतों से बना एक छोटा बिस्तर और एक तकिया, एक बिछौना, भोजन के समय प्रयुक्त गोलाकार चमड़े के मेजपोश, रंगे हुए कपड़ों के कुछ अंगोछे, नेपकिन, खाना बनाने के लिए सामान से भरे 3 छोटे झोले जो कभी एक बड़े झोले में रखे हुए थे। और यह झोला भी एक लंबे चौड़े तथा सुदृढ़ दोहरे बोरे अथवा चमड़े के पट्टों से बने जाल में रखा था। और इस तरह इस दोहरे बोरे में स्वामी और सेवकों की खास सामग्री, साम्राज्य, कपड़े तथा वस्त्र रखे गए थे। और मैंने ध्यानपूर्वक 5 या 6 दिनों में उपयोग के लिए बढ़िया चावल, सौंफ यानी एक बार एक शाक पौधा की सुगंध वाली मीठी रोटी, नींबू तथा चीनी का भंडार साथ रखा। और साथ ही मैं दही को टांगने वाली पानी निकालने के लिए प्रयुक्त छोटे लोहे के अंकुश वाला झोला लेना भी नहीं भूला हूँ। और इस देश में नींबू के शरबत और दही से अधिक ताजगी भरी वस्तु कोई नहीं मानी जाती। फिर एक और है भारत के विषय में विचारों का निर्माण और प्रसार। देखें तो भारत के विषय में विचारों का सृजन और प्रसार का यूरोपीय यात्राओं के वृत्तांतों ने उनकी पुस्तकों के प्रकाशन और प्रसार के माध्यम से यूरोपीय लोगों के लिए भारत की एक छवि के सृजन में सहायता दी। और बाद में 1750 के बाद जब शेख इत्तिशमुद्दीन तथा मिर्जा अबू तालिब जैसे भारतीयों ने यूरोप की यात्रा की तो उन्हें यूरोपीय लोगों की भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा और उन्होंने तथ्यों की अपनी अलग व्याख्या के माध्यम से इसे प्रभावित करने का प्रयास किया। फिर हम देखते हैं एक अपरिचित संसार की समझ, अलबर्नी तथा संस्कृतवादी परंपरा देखते हैं। तो इसमें हम देखें समझने में बाधाएं और उन पर विजय देखते हैं। जैसा कि हमने देखा है यात्राओं में उपमहाद्वीप में जो भी देखा सामान्य तो उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। उदाहरण के लिए अलबर्ट ने अपने लिए निर्धारित उपदेश में निहित समस्याओं से परिचित था और उसने कई अवरोधों की चर्चा की है जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। इनमें से पहला अवरोध भाषा थी। उसके अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी में अनुवादित करना आसान नहीं था। और उसके द्वारा चिन्हित द्वारा अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता थी। उसके अनुसार तीसरा अवरोध अभिमान था। यहाँ रोचक बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अलबर्ट ने लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा और उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति आदि के अंश उद्धृत किए। उसके बाद अलबर्नी का जातीय व्यवस्था का विवरण देखते हैं। तो अलबर्नी के अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने लिखा है कि प्राचीन भारत में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी: घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक और अंत में कृषक तथा शिल्पकार। दूसरे शब्दों में वह यह दिखना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। इसके साथ ही उसने यह दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को सामान्य माना जाता है और उसने भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। जाति व्यवस्था से संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अलबर्नी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया और उसने लिखा है कि यह वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है और अपनी पवित्रता को
अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अल-बर्नी जोर देकर कहता है कि यदि ये ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। जैसा कि हमने देखा है, जाति व्यवस्था के विषय में अल-बर्नी का विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। इस ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था, लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी ही कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए अत्यंज यानी शाब्दिक अर्थ में व्यवस्था से परे नामक श्रेणियों से सामान्यतया यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए रास्ता श्रम उपलब्ध करें, और दूसरे देशों में हालांकि ये अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी इन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जाता था। कुछ साक्ष्य देखें तो विशाल पहुंच वाली एक भाषा है। संस्कृत के विषय में अल-बर्नी यह लिखता है, यदि आप इस कठिनाई यानी संस्कृत भाषा सीखने की कठिनाई से पार पाना चाहते हैं तो यह आसान नहीं होगा, क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों तथा विभक्तियों दोनों में ही इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है और इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द मूल्य तथा व्यक्तित्वपन और दोनों प्रयुक्त होते हैं, और एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है, जिन्हें भली प्रकार समझने के लिए विभिन्न विशेषक संकेत पदों के माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाना आवश्यक है। फिर एक और स्रोत है, ईश्वर ही जानता है। देखते हैं, तो यात्री हमेशा उन्हें बताई गई बातों पर विश्वास नहीं करते। अल-बर्नी को जब ऐसी लकड़ी की मूर्ति की कहानी के बारे में पता चला जो वो तथाकथित रूप में 216 बारे में पता चला जो तथाकथित रूप में 2,16,432 वर्षों तक अस्तित्व में रही, तो वह पूछता है फिर लकड़ी इतने लंबे समय तक अस्तित्व में कैसे रही होगी, विशेष रूप से ऐसे स्थान पर जहां हवा और मिट्टी काफी आर्द्र होती है। ईश्वर ही जानता है। फिर एक और है वर्ण व्यवस्था। तो अल-बर्नी वर्ण व्यवस्था का इस प्रकार उल्लेख करता है, सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण की है, और जिसके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं कि वे ब्राह्मण के सिर से वो ब्रह्मा के शीर से उत्पन्न हुए थे, और क्योंकि ब्रह्म प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण पूरी जाति के सबसे चुनिंदा भाग है। इसी कारण से हिंदू उन्हें मानव जाति से सबसे उत्तम मानते हैं। अगली जाति क्षत्रियों की है, जिनका सृजन ऐसा कहा जाता है ब्रह्मा के कंधों और हाथों से हुआ था, और उनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचे है, और उनके पश्चात वैश्य आते हैं, जिनका उद्भव ब्रह्मा के जांघों से हुआ है, और शूद्र जिनका सृजन चरणों से हुआ है। अंतिम दो वर्गों के विषय में अधिक अंतर नहीं है, लेकिन इन वर्गों के बीच में भिन्नताएं होने पर भी ये एक साथ एक ही शहर और गांवों में रहते हैं, सामान्य घरों और आवासों में मिलजुल जाते हैं। फिर हम देखते हैं इब्न बतूता एक अनजाने को जानने की उत्कंठा देखते हैं। तो जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया था, उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिम अफ्रीका तक, यूरोप तक फैला हुआ था। जैसा कि हमने देखा है, इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान लोगों तथा शासकों
शासकों के साथ समय बिताया। कई बार काजी के पद पर रहा तथा शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपभोग किया, जहाँ अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा उपाख्यानों का आदान प्रदान करते थे और इनमें अपनी धर्मनिष्ठता के लिए प्रसिद्ध लोगों की ऐसे राजाओं जो निर्दयी तथा दयावान हो सकते थे कि तथा सामान्य पुरुषों और महिलाओं तथा उनके जीवन की कहानियाँ सम्मिलित थी और जो भी इससे अपरिचित था उसे विशेष रूप से रेखा अंकित किया जाता था। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि श्रोता अथवा पाठक सुदूर पर सुगम देशों के वृत्तांतों से पूरी तरह प्रभावित हो सकें। फिर एक और है नारियल तथा पान। देखें तो इब्न बतूता के चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों से मिलते हैं जिनसे वह नारियल और पान, दो ऐसी वनस्पति उपज जिनसे उसे पाठक पूरी तरह से अपरिचित है का उसका वर्णन किया है। फिर यहाँ स्रोत है मानव शीर जैसे गिरीदार फल। नारियल का वर्णन इन बतूता का इस प्रकार है। ये वृक्ष स्वरूप में सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विषमकारी वृक्षों में से एक है। ये हूबहू खजूर के वृक्षों जैसे दिखता है। इसमें कोई अंतर नहीं सिवाय एक अपवाद है। एक से काष्ठ फल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर। नारियल के वृक्ष का फल मानव शीर से मेल खाता है और क्योंकि इसमें भी मानो दो आंखों तथा एक मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है और इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखता है। वे इससे रस्सी बनाते हैं और लोहे के कीलों के प्रयोग के बजाय इसमें जहाज को सिलते हैं और वे इससे बर्तनों के लिए रस्सी भी बनाते हैं। एक पान का स्रोत है इब्न बतूता द्वारा दिया गया पान का वर्णन है। पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है और पान एक कोई फल नहीं होता और इसे केवल उसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। इसे प्रयोग करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है। यह जायफल जैसी ही होती है और इससे तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं होते और इन्हें मुंह में रखकर चबाया जाता है। इसके बाद पान की पत्तियों का साथ इन्हें चबाया जाता है। फिर इब्न बतूता और भारतीय शहर देखे तो इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। ये शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी युद्धों तथा अभिमानों से होने वाले विध्वंस के। इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले और रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे हुए थे। और इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताया है और दौलताबाद यानी महाराष्ट्र में ये भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता है। बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान पर नहीं था बल्कि ये सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था और उनमें से कम कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों तथा गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित थे। हालांकि इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क देने में किया है कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांवों में अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। इब्न बतूता ने पाया है कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण मिट्टी का उपजाऊपन था और जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव था। और उसने यह भी ध्यान दिया है कि उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था और भारतीय
माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी, जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल और रेशम, जरी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी। और इब्न बतूता हमें बताते हैं कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनाढ्य लोग ही पहन सकते थे। देहली एक स्रोत है, देखते हैं। दिल्ली जिसे तत्कालीन ग्रंथों में अक्सर देहली नाम से उद्धृत किया गया है, का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीन अतुलनीय है। दीवार की चौड़ा 11 हाथ और यानी 1 हाथ लगभग 20 इंच के बराबर है और इसके भीतर यात्री के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष है। प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, प्रक्षेपास्त्र तथा घेरेबंद के काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए भंडार गृह बने हुए थे। प्राचीर के भीतरी भाग में घुड़सवार तथा पैदल सैनिक शहर के एक से दूसरे छोर तक आते जाते। प्राचीर में खिड़कियां बनी थी जो शहर की ओर खुलती है और इन्हें खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश अंदर आता है। और प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना है, जबकि ऊपरी भाग ईंटों से। इसमें एक दूसरे के आसपास बनी कई मीनारे हैं और इस शहर के 28 द्वार हैं जिन्हें दरवाज़ा कहा जाता है। और इनमें से बदायूं दरवाज़ा सबसे विशाल है और मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है और गुल दरवाजे की बगल में एक फलों का बगीचा है। और इससे यानी दिल्ली शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह है जिसमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई गई है और जिन कब्रों पर गुंबद नहीं है उनमें निचले निश्चित रूप से मेहराब है। और कब्रगाह में कदाकार, चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं और फूल सभी मौसमों में खिलते हैं। फिर एक और स्रोत है बाजार में संगीत। तो यह इब्न बतूता द्वारा दौलताबाद के विवरण से एक अंश दिया गया है। दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है जिसे ताराबाद कहते हैं और यह सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक है। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं और प्रत्येक दुकान में एक ऐसा दरवाज़ा है जो मालिक के आवाज़ में खुलता है। दुकानों को कालीनों से सजाया गया है और दुकान के मध्य में झूला है और जिस पर गायिका बैठी है वह सभी प्रकार की भव्य वस्तुओं से सजी होती है और उसकी सेविकाएं उसे झुलाती है। बाजार के मध्य में एक विशाल गुंबद खड़ा है जिसमें कालीन बिछाए गए हैं और सजाया गया है, जिसमें प्रत्येक गुरुवार सुबह की इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों और दासों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं। गायिकाएं एक के बाद एक झुंडों में उनके समक्ष अपनी सूर्यास्त का गीत गाती और नाचती है, जिसके पश्चात वे चले जाते हैं। और इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिदें बनी हुई है। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार से गुजरता था गुंबद में उतर कर आता था और गायिका उनके समक्ष गान प्रस्तुत करती थी। यहाँ तक कि कई मुस्लिम शासक भी ऐसा ही करते थे। जिस आपके विचार में इब्न बतूता ने अपने विवरण में इस गतिविधियों को रेखांकित क्यों किया? एक चित्र है। इस तरह की इकत बुनाई की अभिरचनाओं को उपमहाद्वीप तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कई तटीय उत्पादन केंद्रों में अपनाया गया तथा उनमें सुधार किए गए। फिर हम देखते हैं संचार की एक अनूठी प्रणाली। देखें तो व्यापारियों को
व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारी मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए थे और इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देख कर चकित हुआ था और इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी का सूचना, भोजन और उधार अनुप्रेषित करना संभव था, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी था। और डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्राओं में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की सबसे सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। फिर एक स्रोत है घोड़े पर और पैदल देखते हैं। तो डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार किया है। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलूक कहा जाता है, हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़े द्वारा चालित होती है। और पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते हैं और इसे दावा कहा जाता है और यह 1 मील का 1/3 होता है। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता है, जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं, जिनसे लोग कार्यारंभ के लिए तैयार बैठे रहते हैं और उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ होती है, जिसके ऊपर तांबे की एक घंटियां लगी होती है। यह जब संदेश वाहक शहर के से यात्रा प्रारंभ करता है तो हर हाथ में पत्र एक दूसरे में घंटियों सहित छड़ लिए वह क्षमता अनुसार तेज भागता है। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज़ सुनते हैं तो वह तैयार हो जाते हैं और जैसे ही संदेशवाहक उनके पास पहुंचता है, उनमें से एक उससे पत्र लेता है और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है और जब तक वह अगले दावा तक नहीं पहुंचता, पत्र के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक यही प्रक्रिया चलती रहती है। और यह पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है और इसका प्रयोग अक्सर खुरासन के फलों के परिवहन के लिए होता है, फिर जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता था। फिर एक और स्रोत है एक विचित्र देश। तो 1440 के दशक में लिखा गया अब दूर रजाक का यात्रा वृत्तांत सवेगो और अवबोधनों का एक रोचक मिश्रण है। और एक और केरल में काली घाट यानी आधुनिक कोझिकोड बंदरगाह पर उसने जो देखा उसे प्रशंसनीय नहीं माना। यहाँ ऐसे लोग बसे हुए थे जिनकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी और इन लोगों को उसने एक विचित्र देश बताया। कालांतर में अपनी भारत यात्रा के दौरान वह मंगोल आया और पश्चिमी घाट को पार किया। यहाँ उसने एक मंदिर देखा जिसने उससे प्रशंसा से भर दिया और मंगोल से 9 मील के भीतर ही मैंने एक ऐसा पूजा स्थान देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय है और वह वर्गाकार था, जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज ऊंचाई 5 गज थी और जो 4 द्वार मंडपों के साथ पूरी तरह से ढके हुए कांसे से ढका हुआ था। और प्रवेश द्वार के द्वार मंडप में सोने की बनी एक मूर्ति थी जो मानव आकृति जैसी एक आदम कद थी और उसकी दोनों आंखों में काले रंग के माणिक इतनी चतुराई से लगाए गए थे कि प्रतीत होता है कि मानो वह देख सकती हो। इस शिल्प और कारीगर के क्या कहने। फिर हम देखते हैं बर्नियर तथा अपरिवेक्षित पूर्व देखते हैं। तो जहाँ इब्न बतूता ने हर उस चीज़ का वर्णन करने का निश्चय किया, उसने उससे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक किया। उसी ही बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था और उसने भारत में जो भी देखा वह उसकी सामान्य रूप से यूरोप और
यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्यापक स्थितियों से तुलना तथा विभिन्नता को उजागर करने के लिए प्रतीत अधिक चिंतित था, और विशेष रूप से स्थितियाँ जिन्हें उसने अवसादकारी पाया और उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, ताकि वह निश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय ले सके जिन्हें वह सही मानता था। बर्नियर के ग्रंथ टूवर्ड्स इन द मुगल एम्पायर अपनी गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है, और उसके वृत्तांत में की गई रचनाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया। वह निरंतर मुगल कालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता था, सामान्यतया यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए उसका भारत का चित्रण विपरीतता के नमूने पर आधारित है, और जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है या फिर यूरोप का विपरीत, जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। उसने जो भिन्नताएं महसूस की उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिम दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत होता है। फिर हम देखते हैं भूमि स्वामित्व का प्रश्न। देखें तो बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था। उसका निज स्वामित्व के गुणों से दृढ़ विश्वास था, और उसने भूमि पर राज्य के स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, और जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था, और उसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। इस प्रकार का अवबोधन बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों को वृत्तांतों में मिलता है। राजकीय भूस्वामित्व के कारण बर्नियर तर्क देता है भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे, और इस प्रकार निजी भूस्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय यानी जैसे कि पश्चिमी यूरोप में उदय को रोका, जो भूमि के रखरखाव और बेहतरी के प्रति सजग रहेंगे। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का असीम उत्पीड़न तथा समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई, सिवाय शासक वर्ग के। इसी के विस्तार के रूप में बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूह से बड़ा वर्णित किया है, और जो एक बहुत अमीर तथा शक्तिशाली शासक वर्ग जो अल्पसंख्यक होते हैं के द्वारा अधीन बताया है, और गरीबों के सबसे गरीब तथा अमीरों के सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है भारत के मध्य की स्थिति में लोग नहीं हैं। तो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा, इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर बनिष्ठ तथा शराब हवा से दूषित थे, और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे, और इसका मात्र एक ही कारण था, राजकीय भूस्वामित्व। आश्चर्य की बात यह है कि एक ही सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता कि राज्य की भूमि का एकमात्र स्वामी था। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फज भूमि स्वामित्व को राजत्व का अनुपारिश्रमिक बताया, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बदले की गई मांग प्रतीत होती है, और न कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसे मांगों को लगान मानते हैं, और क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी, लेकिन असल में यह न तो लगान था न ही भूमि कर, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। यानी अधिक जानकारी के लिए हम अध्याय 8 में देखेंगे। बर्नियर के विवरणों में 18वीं शताब्दी से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का
प्राच्य निरंकुशतावाद के सिद्धांत को विकसित करने के लिए किया, जिसके अनुसार एशिया के शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपयोग करते थे, जिससे दासता और गरीबी की स्थिति में रखा जाता था। इस तर्क का आधार यह था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था और निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा उसके अमीर वर्ग को छोड़ प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बस कर पाते थे। और 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एशियाई उत्पाद शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। उसने यह तर्क दिया कि भारत यानी अन्य एशियाई देशों में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था और इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा यानी आंतरिक रूप से समाजवादी ग्रामीण समुदाय से बना था। और इन ग्रामीण समुदाय पर राज्य के दरबार पर नियंत्रण होता था और जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से नहीं रखी जाती जारी रखती थी और ईश्वर की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता था। यह एक निश्चित निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी, परंतु जैसा कि हमने देखा है, ग्रामीण समाज का एक चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद था। एक और बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उत्तराधिकारी का उपभोग करते थे और दूसरी ओर अस्पृश्य भूमि विहीन श्रमिक यानी बालाहार। इन दोनों के बीच में बड़ा किसान था जो किराए के श्रम का प्रयोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न रहता था। साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही निर्वहन लायक उत्पादन कर पाते थे। यहाँ एक स्रोत के रूप में लिए गए चेतावनी है। तो बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोपीय शासकों ने मुगल ढांचे का अनुसरण किया तो उनके राज्य का इस प्रकार अच्छी तरह से जूते और बसे हुए, इतनी अच्छी तरह से निर्मित, इतने समृद्ध, इतने सुशिष्ट तथा फलते फूलते नहीं रह पाएंगे जैसा कि हम उन्हें देखते हैं। दूसरी दृष्टि से हमारे शासक अमीर और शक्तिशाली हैं और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी और बेहतर के राजसी ढंग से सेवा हो और वे जल्द ही रेगिस्तान तथा निर्जन स्थानों के भिखारियों तथा क्रूर लोगों के राजा बनकर रह जाएंगे, जैसा कि वे जिनके विषय में मैंने वर्णन किया यानी मुगल शासक। और हम उन महान शहरों और नगरों को वो खराब हवा के कारण न रहने योग्य अवस्था में पाएंगे। यहाँ विनाश की स्थिति में जिनके जीवन उद्धार की कृषि को चिंता नहीं है, व्यक्त टीले और झाड़ियों अथवा धातक दलदल से भरे हुए खेत, जैसे कि पहले ही बताया गया है। फिर हम देखते हैं एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई देखते हैं। तो हालांकि मुगल साम्राज्य की निरंकुश रूप देने की तमन्यता स्पष्ट है, लेकिन उसके विवरण कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए वह कहता है, शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के कोई उत्साह नहीं थे क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा लिया जाता था और इसी उत्पादन हर जगह पतनोन्मुख था। राज्य साथ ही वह यह भी मानता था कि पूरे विश्व में से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी के विनिमय से संलग्न थे के अस्तित्व को भी रेखांकित करता है। और 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था और यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। इतने पर भी बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता है और जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। इसका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ
अस्तित्व में आए थे और इसके कहीं और चल ले जाने के बाद तेजी से पतनोन्मुखी हो सकता है। और उसने यह भी सुझाया है कि उनकी सामाजिक और आर्थिक नींव एवं व्यवहार्य नहीं होती और ये राजकीय प्रश्न पर आश्रित रहते हैं। भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह ही बर्नियर एक अति सरलीकृत चित्रण प्रस्तुत करता है। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे, उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ यात्रा आदि। इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदाय तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक था। व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता है और उसके मुखिया को सेठ, और अहमदाबाद जैसा शहरी नगर केंद्रों में सभी महाजनों तथा सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारी समुदायों के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ष जैसे चिकित्सक, हकीम अथवा वैद्य, अध्यापक यानी पंडित या मुल्ला, अधिवक्ता यानी वकील, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखन आदि सम्मिलित थे, जहाँ कई राजकीय प्रश्न पर आश्रित थे और कई अन्य संरक्षकों का भीड़ भाड़ वाले बाजार में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे।